हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ चेयर निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट का पार्ट 12, जिसमें हम अपने टीचिंग एप्टीट्यूड की थ्योरीज करेंगे। ठीक है। कल तक हमने क्या किया था? कल हमने पढ़ा था, देखो यहाँ तक सीबीसीएस था ना अपना, जो सिलेबस में था, लास्ट टॉपिक वो कवर किया था, है ना। कल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैंने आपको सिर्फ एक ही टॉपिक करवाया, लेकिन वो अच्छे से करवाया था आपको। उसमें मैंने 30 से 40 मिनट दे दी थी आपको, एकदम बारीकी से सब कुछ समझाया था कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना, है ना। ये देखो सीबीसीएस वाला, इनको मैंने क्लीन भी नहीं करा था, ऐसे ही पड़ी है ये स्लाइड्स, है ना। अब हम आज करेंगे टीचिंग थ्योरी से। ठीक है। तो 1 मिनट में बस टाइमर लगा लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता मेरे को, मेरी वीडियो हो जाती है लंबी लंबी, फिर आप सबको देखने में प्रॉब्लम होती है इतनी लंबी वीडियो। इस वजह से आजकल मैं सोच रही हूँ 30 से 40 मिनट की ही वीडियो लूँ, ज़्यादा ना लूँ, तो फिर कोई देखेगा नहीं तो फ़ायदा भी नहीं है ना। तो अब पढ़ते हैं हम। 1-2 दिन लगेंगे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होने में, तो इतने आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना टाइमिंग का भी, क्योंकि टाइमिंग भी इधर उधर हो जाती है फिर मेरे से। देखो, पहली थ्योरी अपनी कंस्ट्रक्टिविज्म की। कौन सी है? कंस्ट्रक्टिविज्म। ये क्या कहते हैं? जो अपनी लर्निंग थ्योरी है ना, उसके अकॉर्डिंग फिलोसफी नोन एज कंस्ट्रक्टिविज्म, स्टूडेंट एक्टिवली क्रिएट नॉलेज वाया देयर एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। ये कहते हैं कि जो लर्निंग फिलोसफी है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी अप्रोच है जिससे क्या होता है, स्टूडेंट है ना, वो एक्टिवली क्रिएट कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस से, अपने रिफ्लेक्शन से। मतलब मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास मेरी नॉलेज है, मेरे पास क्या है? मेरी नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास मेरी नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है। इसके थ्रू मैं क्या करूँगी? इसके थ्रू ना मैं नई नई नॉलेज को क्रिएट करूँगी, एक्टिवली कोई चीज़ को मैं सीखूंगी, समझूंगी, लर्न करूँगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिविज्म। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है, कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट क्या करना? नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, एक्टिवली किसी चीज में हम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। देखो, कंस्ट्रक्ट हम क्या कहते हैं ना, हमारा घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इट मीन्स हमारा घर बन रहा है, न्यू घर बन रहा है। वैसे न्यू नॉलेज बन रही है हमारी, कैसे? हमारी एक्सपीरियंस को यूज करके, हमारी रिफ्लेक्शन को यूज करके। ठीक है। ये क्या कहती है? सेंटर ऑन दी नोशन दैट स्टूडेंट बिल्ड न्यू नॉलेज फ्रॉम देयर ऑलरेडी नो। अब देखो, ये कहता है कि स्टूडेंट है ना, वो नई नॉलेज ना अपनी पुरानी नॉलेज के आधार पर क्रिएट करते हैं। नई नॉलेज को पुरानी के आधार पर क्रिएट करते हैं, उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म। देखो, ये है ना डायग्राम, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या ही मीनिंग निकलेगा, साफ ही दिख रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? नई नॉलेज करेंगे। किसके बिहाफ पे करेंगे? पुरानी नॉलेज, यानी कि प्रायर नॉलेज के बिहाफ पे। बस इतनी सी बात है, इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म के 3 मेजर टाइप है। ध्यान से देखना, ये स्लाइड्स क्या है, ये स्लाइड है वो इम्पोर्टेंट है, ये आती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये, थोड़ा मैं सही लिख देती हूँ, रुको। ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। ये है कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म किस पे बेस्ड है? वर्क ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है ना, अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, इसके काम पर आधारित है। किसने दिया? अगर आज है अपनी क्वेश्चंस में आता भी है ये, जब भी मैंने बोला इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि पेपर में ये आते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग किसने दी, इसका मतलब क्या होता है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का क्या होता है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किसने दिया? कोग्निटिव किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया, ठीक है। जीन पियाजे ने सोशल कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म दिया। सोशल किसने दिया? सोशल है वो लेव वाइगोट्स्की ने दिया। किसने? लेव वाइगोट्स्की ने। और लेव वाइगोट्स्की इसने एक और चीज दी थी, कौन सा? जेपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ये भी दी थी। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म किसने दिया? ये दिया था इन इर्नस्ट वॉन ग्लेजरफील्ड ने। किसने दिया था? इर्नस्ट वॉन ग्लेजरफील्ड ने। कब दिया था? 1974 में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में से गलत हो गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा देख रही थी कि इसकी स्पेलिंग तो गलत ना लिखी है मैंने, फिर देखा नहीं, नाम ही ऐसे है। तो कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है। तो जो इर्नस्ट है ना, और इर्नस्ट वॉन और ग्लेजर फील्ड ने ना
इसकी दी थी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की। कब दी थी? 1974 में दी थी। ये फोकस क्या करता है? आइडिया नॉलेज इन इंटरवेंटेड नॉट डिस्कवर्ड। ये कहते हैं कि जो आइडिया होते हैं ना, आइडिया वो इन्वेंट करे जाते हैं, यानी कि खोजे जाते हैं। इन्वेंट मतलब क्रिएट करे जाते हैं, नॉट डिस्कवर, खोजे नहीं जाते। अब ये बात ध्यान रखना आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है इन्होंने, ठीक है। जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है ना, इसकी जो ये लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये क्या बोलता है, पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको, ठीक है। इनमें तो सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। जो कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है वो किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया, ठीक है। सोशल है वो वाइगोट्स्की ने दिया, साथ ही साथ इसने जेपीडी भी दिया। जो रेडिकल वाला है वो कहता है कि जो आइडियाज है उनको इन्वेंट करा जाता है, उनको क्रिएट करा जाता है, डिस्कवर नहीं किया जाता। डिस्कवर का मतलब होता है खोजना। खोजना कैसे? कि कोई चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोई चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है अपने वर्ल्ड में, अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है। जो चीज ऑलरेडी हमारी इन्वायरमेंट में है उसको बस हमें सामने लेके आना है, तो उसको बोलेंगे खोजना। इन्वेंट करना मतलब कि नया कुछ बनाना जो ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में नहीं है, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट में नहीं है। अगर हम बोले कि लाइट, क्या लाइट को ना खोजा, लाइट को डिस्कवर करा, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑलरेडी लाइट हमारे इन्वायरमेंट में थी। ग्रेविटी हमारी जो अर्थ है उस पर पहले से ही थी, तो उसको डिस्कवर किया। ज्यादातर क्या लिखा होता है कि डिस्कवर किया किसी ने। तो डिस्कवर का मतलब कि हमारे जो वर्ल्ड है, इन्वायरमेंट है, उसमें ऑलरेडी वो चीज प्रेजेंट थी, ऑलरेडी वो चीज प्रेजेंट थी, ठीक है, हम सामने लेके आए। इन्वेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज प्रेजेंट नहीं थी, क्या थी? नॉट प्रेजेंट, उसको हमने क्या करा है? इन्वेंट करा, हम लेके आए, नई चीज हमने बनाई है। जैसे कि हमने टैब बनाई है, तो वो क्या होगी? इन्वेंट करा है हमने। बल्ब है, बल्ब, उसका आविष्कार करा है हमने, उसको इन्वेंट करा है, आविष्कार करना, ठीक है। तो ये इसने दिया था रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास कंस्ट्रक्टिविज्म के, जो कि क्लासरूम एक्टिविटी में आते हैं। क्लासरूम में क्या क्या होते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है। कोऑपरेटिव में क्या करेंगे हम? काम को ना छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर, बच्चों के ग्रुप्स बनाकर उसमें बांट देंगे। कोई कॉन्सेप्ट होगा उसको हम बच्चों का एक ग्रुप बना देंगे, उसमें बांट देंगे। इंक्वायरी बेस्ड में क्या होगा? क्वेश्चन आंसर करके हम क्या करवाएंगे? टीचिंग करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपनी इंक्वायरी बेस्ड कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये टीचिंग की थ्योरीज है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट अपनी थ्योरी, जो कि है इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी। इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी फर्स्ट थ्योरी अपनी, वो इम्पोर्टेंट सी थी, वो मैंने आपको बता दी। ये कहता तू ये कहता दी एबिलिटी टू gain knowledge and about oneself and then apply the understanding to the environment is known as emotional intelligence। कि हम क्या करेंगे? हमारी वो एबिलिटी जिससे हम क्या करते हैं? गेन नॉलेज, नॉलेज को गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं। अबाउट वन सेल्फ, किसी के बारे में, एंड देन अप्लाई, फिर उसको हम अप्लाई करेंगे। दैट अंडरस्टैंडिंग टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए, उसको बोलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब कि हमने किसी चीज के बारे में नॉलेज को एक्वायर करा, किसी चीज के बारे में नॉलेज को एक्वायर करा, उसको क्या कर दिया हमने? एक्वायर कर दिया। उसके बाद में फिर मैंने उस नॉलेज को अप्लाई करा इन्वायरमेंट के अंदर, उसको बोलेंगे हम इमोशनल इंटेलिजेंस है हमारे अंदर, ठीक है। ऑल्सो एक्सपेक्ट पीयर रिलेशनशिप, ये क्या कहता है? सॉरी, यहाँ से स्टार्ट होएगा, देखा नहीं मैंने गलती से। ये इट ऑल्सो अफेक्ट पीयर रिलेशनशिप, ये ना हमारे जो पीयर रिलेशनशिप है, यानी कि हमारी जो फैमिली के साथ में, फ्रेंड के साथ में, कोलीग्स के साथ में जो हमारे रिलेशनशिप है, वेलबिंग है या रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, चाहे वो क्लासरूम में हो या फिर टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो, इन सबको मैनेज करना, ये सब चीज इसमें आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या आएगा कि हम पहले कहीं से नॉलेज को गेन करेंगे, फिर रियल लाइफ में अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। रियल लाइफ में अप्लाई भी करेंगे, उसको हम बोलेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस है। और ये सारी चीज कहाँ पे आएगी? वो क्लासरूम मैनेजमेंट में भी आएगी, टीचर स्टूडेंट का कोई रिलेशनशिप है उसमें भी आएगी। कोई रिलेशनशिप मीन्स की गुरु और स्टूडेंट का, है ना। और ये जो हमारे पीयर्स के साथ, हमारी फैमिली फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप है उसमें भी काम आएगा। ये एबिलिटी क्या होती है? ये वो एबिलिटी होती है जो अंडरस्टैंड करती है, डील्स विद वन फीलिंग, एक दूसरे की फीलिंग के साथ में डील करती है। इंटरपर्सनल कनेक्शन होते हैं, उसको ही बोलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब कि मेरी है, मेरी मेरे फ्रेंड के साथ में क्या फीलिंग है, क्या कनेक्शन है, ठीक है,
उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब कि मैं ऐसी तो नहीं हूँ बात बात पे रो देती हूँ, तो यानी कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं हूँ। ठीक है, अगर मैं कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको इजीली हैंडल कर लेती हूँ, इसका मतलब कि मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, मेरा कनेक्शन मेरे फ्रेंड के साथ कैसा है कि मैं उसकी जरा सी बातों पे इफेक्ट हो जाती हूँ, उसकी जरा सी बातों पे गुस्सा हो जाती हूँ। इट मीन्स कि मेरा अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है, अगर मैं उसकी बात बात पे गुस्सा नहीं हो तो इट मीन्स कि इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो ये यही बोलता है कि हम अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ कैसे डील करते हैं, हमारे दूसरों के साथ कनेक्शन कैसे हैं, इससे इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है। ठीक है, ये क्या कहती है, ये कहते हैं कि अवेयरनेस ऑफ वंस ओवन देयर अदर इमोशंस डायरेक्ट थ्रू एक्शन। ये ऐसे भी बोलते हैं कि हम अपने एक्शंस के थ्रू दिखा सकते हैं कि दूसरों के साथ हम जो बिहेव कर रहे हैं ना, उससे पता चलता है कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है वो कितनी है। अगर मैं दूसरों के साथ ऐसा बिहेव कर रही हूँ कि थोड़ी सी कुछ बोलने पे गुस्सा कर रही हूँ, ठीक है, उसने थोड़ा सा मजाक में कुछ बोल दिया, तो उससे मैं क्या हो गया, रोने लग जाती हूँ बात बात पे। तो इससे मुझे पता चल जाएगा, मैं दूसरे के साथ जो रिएक्ट कर रही हूँ ना, उससे साफ दिखेगा कि मैं कितनी स्टेबल हुई इमोशंस के मामले में, इमोशनल इंटेलिजेंस है मेरे में है या नहीं है। ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस के। कौन कौन से? वी वांट आवर स्टूडेंट टू बी सक्सेसफुल, माइंडफुल, प्रैक्टिस विल इनकरेज देयर ट्रेड्स टू ब्लूम। ये कहते हैं कि हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट है ना वो सक्सेस हो उसके, माइंडफुल यानी कि उनके अंदर दिमाग होना चाहिए, और वो क्या है, हमेशा ही ना इन चीजों से क्या करे, इनकरेज, इनकरेज मतलब कि प्रोत्साहित करना, दिस ट्रेड टू ब्लूम। ये सारी विशेषताएं है ना, उनको एकदम ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, उनको ना इनकरेज करे। ठीक है, तो उनको क्या क्या आना चाहिए, सोशल स्किल आनी चाहिए, यानी कि सोसाइटी में रहने की, सेल्फ रेगुलेशन, खुद पे कंट्रोल भी होना चाहिए, सेल्फ अवेयर, खुद के बारे में उसको पता हो कि मैं कैसा हूँ, मोटिवेशन भी होना चाहिए उसके पास हमेशा, एम्पैथी मतलब कि समझना, समझदारी भी होनी चाहिए। तो 5 एलिमेंट कौन से हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के? कब हम किसी पर्सन को इमोशनल इंटेलिजेंट बोलेंगे? तब बोलेंगे जब उसके पास ये 5 स्किल होगी। कौन सी? सोशल स्किल, यानी कि दूसरों को कैसे वो सुनता है, कैसे उनके साथ अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, कैसे उनको ट्रस्ट करता है, कैसे उनसे बात करता है, ये सारी चीज इसमें आ जाएगी सोशल स्किल में। देखिए, रीच आउट टू अदर, दूसरों के साथ कैसे पहुंचता है, कैसे मिलता है, कैसे बात करता है, लिसन वेल देयर वर्क, है ना, डिस्प्यूट को कैसे सोल्व करेगा, ट्रस्ट कैसे करेगा उनके आइडिया को, कन्वर्सेशन को। सेल्फ रेगुलेशन में क्या आएगा कि खुद को काम कैसे करे, खुद को शांत कैसे करे। ठीक है, खुद को शांत रखने की तकनीक कैसी होगी। और अलाउ इमोशन टू पास थ्रू यू, और आपके पास से आपके इमोशन किस तरह से जाने चाहिए वो आप रेगुलेट करो। ऐसे तो नहीं है कि आप बात बात पे रो दो। ठीक है, ये वाले इमोशन नहीं, आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करोगे। डिसीजन मेकिंग से पहले आपको सोचना चाहिए, वो चीज़ भी आप किस में लाओगे, सेल्फ रेगुलेशन में लाओगे। सेल्फ अवेयरनेस में मतलब कि आपको अपनी वीकनेस पता होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी ताकत क्या है वो पता होना चाहिए, आपके मूड्स या फिर आपको कौन सी बात ट्रिगर करती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप क्या हो, खुद के बारे में आपको सब चीज़ पता होगी ना, तो आप फिर क्या अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, फिर मोटिवेशन, आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके फेस चैलेंजेस कौन कौन से हैं, हेड ऑन मतलब कौन से चैलेंजेस अभी आपकी लाइफ में चल रहे हैं। ठीक है, वर्क वन स्टेप एट ए टाइम, एक बारी में सिर्फ एक काम करो। टेक टाइम टू सेलिब्रेट, कोई भी चीज़ को सेलिब्रेट करना है तो थोड़ा सा टाइम लो, है ना। अब जब आप कहीं पे पहुंच जाते हो, कोई सक्सेस मिल जाती है आपको, तो वो भी देखो आप कि सेलिब्रेट करो। अगर आपने देखा, आपने आपका पहले मोटिव था जेआरएफ निकालना है, जेआरएफ निकल जाए तो उसको सेलिब्रेट करो, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ 1 साल मैंने मेहनत करी, मेरे को जेआरएफ मिला, तो मैं सेलिब्रेट करके फिर दोबारा से अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूंगा, है ना। एम्पैथी, कि आप अपने मूड्स के बारे में या फिर आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, दूसरे बारे में आपके क्या व्यू पॉइंट है, उसके बारे में आपको समझना चाहिए। प्रैक्टिस एक्ट्स ऑफ काइंडनेस और पर्पस, जनरस, रिलायबल, स्लो टू जज, किसी को जल्दी जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका क्या पर्पस है, दूसरों के प्रति दया दिखाना, ये सब चीज़ आनी चाहिए। दया दिखाना मतलब ऐसे नहीं है कि पूरी सारा दिन दया ही दिखाते रहो, नहीं, मतलब जेनरस हो आप थोड़ा, कि जहां पर जरूरत हो वहां वहां पर आप थोड़ा सा परोपकारी बने। ठीक है, तो देखिए इसमें एक और आ गया चार्ट। चार्ट के थ्रू मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझाया था कि आपको इजीली समझ आ जाए। जो मैंने आपको एक पढ़ाई थी ना, इडियाटिक मेमोरी, है ना, पीवाईक्यू में। इडियाटिक का मतलब क्या था कि इमेज के थ्रू समझाना, इमेज के थ्रू समझाते हैं तो वो अपने को ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। इडियाटिक कौन सी थी, लॉन्ग टाइम मेमोरी थी।
तो मैं आपको इमेज के थ्रू समझा रही हूँ। ये क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट होता है ना, उसमें हमें क्या-क्या करना चाहिए? हमें देखना चाहिए अपनी डिसीज़न मेकिंग, जो हमारी एबिलिटी है उसको तो इम्प्रूव करना चाहिए। टीम परफॉर्मेंस, टीम में मिलके काम करना, उसको भी इंक्रीज़ करना चाहिए। लीडरशिप करना अच्छी आनी चाहिए। लेकिन जो स्टाफ का टर्नओवर है, हम रिड्यूस कर दें तो अच्छा होएगा। अपॉर्चुनल स्ट्रेस, जो ऑक्यूपेशनल यानी कि पेशे से रिलेटेड, यानी कि काम से रिलेटेड, हमारा जो काम होता है, हमारा जो वर्क होता है, हमारी जो जॉब होती है ना, उससे रिलेटेड जो भी हमारी स्ट्रेस होता है उसको कम करना चाहिए। ठीक है, पर्सनल वेल बीइंग यानी कि हमारी हेल्थ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्टाफ का टर्नओवर है, यानी कि स्टाफ छोड़-छोड़ के जाते रहते हैं हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन को, तो उसको कम करो आप। उनको मोटिवेट करो ताकि वो बार-बार छोड़कर ना जाएँ। ठीक है, तो स्ट्रेस अपना जॉब का, काम का, ऑक्यूपेशन का कम कर दो, स्टाफ का टर्नओवर रोको, आपकी पर्सनल हेल्थ अच्छी हो, ठीक है। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस की, देखो डेफिनेशन क्या होती है, ये कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, वो एक एबिलिटी होती है जिससे आप रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान सको, अंडरस्टैंड यानी कि समझ सको, मैनेज कर सको, आपकी इफेक्टिवली एक्सप्रेस ओवन इमोशन, मतलब कि अपने इमोशंस को ना अच्छे से पहचानना, उनको समझना, उनको मैनेज करना, उनको अच्छे से एक्सप्रेस करना, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एक्सप्रेस करना, ये सारे की सारी जो आपकी एबिलिटी होएगी ना, ये इंटेलिजेंस आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इमोशंस को मैनेज करना, रिकॉग्नाइज़ करना, अंडरस्टैंड करना, इन सब की इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस है, कि कहाँ पर आपको आपके इमोशंस कितनी मात्रा में कब एक्सप्रेस करने चाहिए, है ना? उन सब की नॉलेज। ये कहते हैं एज़ वेल एज़ द कैपेसिटी टू इफेक्ट इंटरैक्ट विद अदर्स बाय अंडरस्टैंडिंग मैनेज देयर इमोशन, इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल। ये कहते हैं कि दूसरे के इमोशंस को समझो, उसकी तरह से आप फिर उसके साथ इंटरैक्ट करो। अगर कोई बंदा रो रहा है तो उसके इमोशन को समझ के आप उसको सिंपैथी दो, ठीक है? ऐसे बिहेव करो। तो ये आपके जो पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप होते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, डिसीजन मेकिंग में, या फिर आपकी ओवरऑल ओवरऑल मेंटल हेल्थ में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप अपने इमोशंस को स्टेबल करके रखते हो तो आपकी हर चीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, पर्सनल रिलेशनशिप की हो, कोई भी हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं, एम्पैथिक रिस्पॉन्स, मतलब कि एक्टिवली लिसनिंग करो हर चीज़ के आप ना। अगर आपका फ्रेंड है, मान लो फ्रेंड आपको कोई बात बता रहा है इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ सुन रहे हो, एक्टिवली नहीं सुन रहे। सुनना मतलब कि आपका माइंड तो कहीं हो रहा है लेकिन आप सिर्फ फिजिकली सुन रहे हो। तो क्या करोगे आप? फ्रेंड शेयर अबाउट ए लॉस। तो मान लो एक फ्रेंड है, वो आपको ना लॉस के बारे में बता रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे दूँ साथ में। एक फ्रेंड बता रहा है कि मेरे पापा की डेथ हो गई। आपका ध्यान कहीं और, आप बोले अच्छा सही है ना? आपने बोली अच्छा सही है। तो आपको नहीं पता क्या बात चल रही है, आप कहीं और ही हो माइंड से। लेकिन फिज़िकली उसकी बात सुन रहे हो। उसके फ्रेंड ने बोला मेरे पापा मर गए, उनकी डेथ हो गई। तो आपने बोला अच्छा सही है, चलो सही है। तो ऐसे बोल दिया तो उसको कितना बुरा होएगा, ठीक है ना? आपका रिलेशनशिप भी टूट जाएगा, ठीक है? आप में डिस्प्यूट हो जाएँगे, तो उसको बुरा भी लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ना एक्टिवली लिसनिंग करनी चाहिए, उसकी बात को अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है? उसको कम्फर्ट फ़ील करवाना चाहिए कि हाँ, आप उसकी बात को सुन रहे हो। जब वो अपने लॉस के बारे में या कोई चीज़ बता रहा हो, एक्टिवली सुनो, समझो उसको। सेल्फ अवेयरनेस इन स्ट्रेस, ये कहता है ब्रेकिंग टास्क इंटू पीसेस, रिकॉग्नाइज एंग्जायटी फ्रॉम टाइप। अब ये कहता है कि आप अपने इमोशंस को, अपनी इन एंग्जायटी होते हैं, क्या होते हैं एंग्जायटी, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आपका जो काम है ना बड़ा, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट लो और डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर दो। तो आपकी एंग्जायटी स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। मोटिवेशन आना चाहिए, कैसे? गोल को अगर आपको पाना है तो उसके लिए क्या करो, आप मोटिवेट रहो, ठीक है? ये सारा ही आ जाएगा इसमें। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? 80-90 जो अपनी कैपेसिटी होती है ना, वो किससे पता चलती है? वो इमोशनल इंटेलिजेंस से पता चलती है। अगर हम कोई बंदा है इमोशनल इंटेलिजेंट है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, तो वो 80 से 90% तक उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो जीत जाए, है ना? अगर कोई इमोशनल को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जल्दी सक्सेस नहीं हो पाता है, ठीक है? सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, सेल्फ परसूट, एम्पैथी, ये सारा ये इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या आता है, ठीक है? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि वो अपने एजेंट्स अपने एजेंट्स को चेंज कर सकता है, खुद के बारे में अवेयर हो, बैलेंस्ड हो, ठीक है? तो ये मतलब चार्ट है, ऐसे ही दिया हुआ है मैंने और अच्छे से समझने के लिए। अब कौन से 5 मेन एरिया कवर करता है जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो मैंने आपको चार्ट के थ्रू भी दिखाया था कि खुद के इमोशन पे कंट्रोल हो, मोटिवेट हो, समझो दूसरों को, रिलेशनशिप अच्छा बनाओ, सेल्फ के बारे में अवेयरनेस हो कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है?
क्या मेरी वीकनेस है, कौन सी बातें मुझे ट्रिगर करती है यानी कि दुख पहुंचाती है, कौन सी मुझे हैप्पीनेस देती है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट होएगा आपके लिए, ताकि आप गुड कम्युनिकेशन कर सको दूसरों के साथ में। ठीक है, अच्छी लर्निंग कर सको, फ्रेंडशिप, एम्प्लॉयमेंट, सक्सेस आपको मिल सके। ठीक है, तो ये अपना हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये किसने दिया था, ये वो तो अपना दिया था इसने, फूम मॉडल, हाँ, ये दिया था अपना इमोशनल इंटेलिजेंस है वो 1990 में सोलवे और मेयर ने दिया। किसने दिया, सोलवे और मेयर ने 1990 में, सोलवे एंड मेयर ने दिया इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। उसके बाद में 1995 में, 1995 में, 1995 में किसने दिया, फिर एक साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरल साइंस के और जर्नलिस्ट थे, डॉक्टर डैनियल गोलेमैन। कौन था, डॉक्टर डॉक्टर सॉरी डैनियल, डॉक्टर डैनियल गोलेमैन। ठीक है, ये ना आज मैं टेबल पे बैठ के, मतलब टेबल और चेयर पे बैठ के नहीं पढ़ा रही हूँ, उस वजह से थोड़ा सही नहीं लिखा जा रहा। आज मैं बेड पे बैठ के पढ़ा रही हूँ। डैनियल गोलेमैन, मैंने बताया था ना मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। 1990 में किसने दिया था, सोलवे और मेरे ने दिया था। और 1995 में किसने दिया था, डैनियल गोलेमैन, जो कि एक डॉक्टर यानी कि जर्नलिस्ट डॉक्टर थे। इसने पॉपुलराइज करा इस टर्म को अपनी बुक में, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आई आपको बात समझ में, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो अपना इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी थी, ठीक है, वो दी किसने थी, इन्वेंट किसने करी थी, वो करी थी 1990 में सोलवे एंड मेयर ने। ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ। फिर इस जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, उसको पॉपुलर किसने करा, पॉपुलर वो करा डॉक्टर डैनियल गोलेमैन ने। ठीक है, ये याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। 5 एरिया तो मैंने आपको इतनी बार बता ही दिया, ये अवेयरनेस, एम्पैथी वाला। ठीक है, ये देखिए वही आ गया कि आपके इमोशंस अच्छे हो, फीलिंग, थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाएगा, क्या फील करते हो, क्या थिंक करते हो, क्या आपके इमोशन है। ठीक है, परसीव्ड इमोशन, आपने क्या सीखे हैं, अपनी थिंकिंग को कैसे यूज करते हो, मैनेज करते हो, ये सब चीज़। ये देखो, सोलवे मेयर ने ये अडॉप्ट किया था 1997 में, ये उनका खुद का मॉडल दिया हुआ था। अब आता है फूम मॉडल। फूम मॉडल, मॉडल क्या कहते हैं, PHPUUM, फूम। ये क्या कहता है, ये कहता है परसीव्ड इमोशन। परसीव्ड इमोशन, आपने इमोशन कहाँ से परसीव करे हैं, ग्रहण किए हैं। ठीक है, यू का मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंड करना, आप अपने इमोशन को कैसे अंडरस्टैंड करते हो, उस इमोशंस को आप कैसे यूज करते हो, उसको कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना ऊपर, देखो आप अपने, ये रहा मॉडल, PHPUUM, कि आपने कैसे दूसरों से इमोशंस को लिया, फिर उसको आपने यूज कैसे करा, इमोशंस को, उनको समझा कैसे, इमोशंस को, और मैनेज कैसे करा। ये अडोप्ट किसने किया था, ये अडोप्ट किया था 1997 में सोल्वेन मेयर ने। ठीक है, और ये क्या कहता था, ये कहता था कि फोकस करो एबिलिटी टू परसीव इमोशन, इमोशन को परसीव करने की एबिलिटी, ग्रैंड करने की एबिलिटी पर आप क्या करो, फोकस करो। ये कहता है, ये पैराडिगम क्या कहता है, नॉन वर्बल फेशियल एक्सप्रेशन सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन। ये कहता है जो नॉन वर्बल अपने एक्सप्रेशन होते हैं ना, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन होते हैं, वो ना यूनिवर्सली, हम मतलब कि सार्वभौमिक रूप से, सार्वभौमिक यानी कि सभी के सभी, चाहे हम दिल्ली में चल जाए, चाहे हम राजस्थान में चल जाए, चाहे हम हरियाणा में चल जाए, कहीं पर भी चले जाए ना, हर किसी को समझ आ जाएंगे नॉन वर्बल जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं अपने, है ना। जैसे कि हमारी हैप्पीनेस है, सैडनेस है, एंगर, गुस्सा और डर है, ये सारे ना हर कोई पहचान सकता है कहीं पर भी। ठीक है, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइजेबल है ये। People can gain a better understanding of emotion by being to recognize emotion properly in voice or expression of other। ये कहता है जो इंसान होते हैं, पीपल्स, लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं आपकी इमोशंस को, कैसे आपकी वॉइस से, आपके एक्सप्रेशन से। मान लो मैं एक्सप्रेशन क्या दे रही हूँ, अभी मैं स्माइल कर रही हूँ, ठीक है, मैं स्माइल कर रही हूँ पर मेरी आवाज़ है वो रोने जैसी आ रही है, स्माइल कर रही हूँ लेकिन आवाज़ रोने जैसी आ रही है, तो किससे ज़्यादा पता चलेगा, अब मेरे नाम एक्सप्रेशन से, मेरी वॉइस से, मेरी वॉइस कैसी है,
ठीक है, मेरे एक्सप्रेशन कैसे है, वो स्माइल फेक है नहीं है, इससे मेरे को ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। ज़्यादा अंडरस्टैंड हम कैसे कर सकते हैं, इमोशन से कर सकते हैं। अगर मेरी रोने की आवाज़ आ रही है लेकिन मैं स्माइल कर रही हूँ, इट मीन्स कि मैं रो रही हूँ, लेकिन जो स्माइल है फेक है। तो मेरी एक्सप्रेशन से, मेरी वॉइस से पता चल सकता है हमारी पर्सनैलिटी के बारे में, हमारी इमोशंस के बारे में, ठीक है, कि हम क्या करें। अब देखो ये जो मॉडल है ना, ये दिया था सोलवे और मेयर ने, मतलब जो ये चार्ट बना हुआ है ना, ये चार्ट बना हुआ। तो हम कैसे परसीव, पी का मतलब परसीव कैसे करते हैं, किसी से इमोशन कैसे लेते हैं, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज हमारी कैसी है, पर्सनल वर्बल एक्सप्रेशन कैसे हैं, और हम उनको यूज़ कैसे करते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं और उनको मैनेज कैसे करते हैं, ये सब मिला के क्या बन जाएगा, वो मॉडल बन जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है ट्री फॉर्म में, परसीव करेंगे, यूज़ करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और मैनेज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, परसीव करना यानी कि इमोशन लीड टू ऑटोमेटिक इन्फ्लुएंस, हमारी हम कैसे उसको लेते हैं इमोशंस को, फिर उसको लीड कैसे करते हैं, फिर उसको इनकरेज कैसे करते हैं, ये सारा मतलब सेम ही बात बोली हुई है बार बार। ऐसे चार्ट मैंने बताए हुए हैं आपको काफ़ी सारे, कि आपको जिससे समझ में आए आप उससे कर सकते हो। फिर आती है ब्लूम टेक्सोनोमी। अब ब्लूम की टेक्सोनोमी तो मतलब ये मान के चलो, ये आपका जेआरएफ के एग्जाम में ना, एग्जाम लीक ही हुआ है यही मान लो, तो जेआरएफ के एग्जाम में इतना आता है ब्लूम का, तो हर बार आती है। ऐसा कभी कोई भी शिफ्ट या कोई भी ईयर नहीं होगा जहाँ पर ब्लूम की टेक्सोनोमी के बारे में आपका कोई भी पीवाईक्यू ना बनाओ, है ना। तो अब हम ये पढ़ते हैं, जो ब्लूम थे ना, उसका पूरा नाम क्या था, बेंजामिन बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम कब, 1956 में इसने क्या दिया था, ब्लूम की टेक्सोनोमी दी थी। 1956 में ब्लूम ने क्या दिया था, ब्लूम ने टेक्सोनोमी दी थी। इसका पूरा नाम क्या था, बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम दी थी टैक्सोनॉमी, कब दी, 1956 में। लेकिन इसकी जो टैक्सोनॉमी थी उसको इसने बाद में रिवाइज कर दिया, थोड़ा सा सुधार कर दिया। कब करा था, 2001 में। इसने दी कब थी, 1956, और 2001 में क्या किया इसने, रिवाइज कर दिया, उसको ठीक कर दिया और ज़्यादा अच्छा बना दिया। ये क्या कहता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्रिएट किसके लिए की गई थी, गिव एजुकेटर ए कॉमन लैंग्वेज इन विच टू टॉक अबाउट द शेयर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी एंड इवेल्युएशन टेक्निक। ये कहता है कि एजुकेटर को ना एक कॉमन लैंग्वेज दे सके, जिससे कि वो क्या कर सके, वो बात कर सके और अपनी इंस्ट्रक्शन की जो स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी है उसको यूज कर सके और साथ में उसको इवेल्युएट कर सके। मतलब कि एक इंस्ट्रक्टर है, एक एजुकेटर है, एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, कोई भी नाम आ सकता है, इंस्ट्रक्टर, टीचर, एजुकेटर। एक टीचर है ना, उनको एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज जिसमें वो बात कर सके, अपने इंस्ट्रक्शन दे सके, टीच करवा सके, बच्चों को एक्सेस या असेस कर सके, यानी कि उनका इवेल्युएशन कर सके। तो इन सब के लिए एक लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, एक ऐसी लैंग्वेज देता है जिससे कि बच्चों के साथ वो क्या कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उनको इवेल्युएट कर सकते हैं ऐसे। ये क्या कहते हैं, थ्रू द टैक्सोनॉमी कैन बी यूज टू डिटरमाइन स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स। अब आप टैक्सोनॉमी से क्या सोचते हो, टैक्सोनॉमी से हम ये आइडिया लगाते हैं कि हमारा आउटकम कैसा आएगा लर्निंग का, है ना, ये सब चीजें। तो तीन चीज दी थी, ये तो मैंने सिर्फ आपको ऊपर समझाया था कि टैक्सोनॉमी होती क्या है, कि जो हमें एक लैंग्वेज प्रोवाइड करवाती है। टैक्सोनॉमी मतलब कि एक स्टेप्स स्टेप्स दिए हैं हमें, कि कैसे कैसे हमें अपनी जो लर्निंग है वो करनी है, कैसे हमें अपने ऑब्जेक्टिव एजुकेशन उसको अचीव करना है। ठीक है, तो तीन टाइप की दी थी, क्या दी थी, तीन टाइप की टेक्सोनोमी दी थी, किसने, ब्लूम ने। इसका नाम हो गया कैप से, ये ट्रिक का याद कर लो, क्या है ट्रिक, कैसे सीखा हो गया, कोग्निटिव, कोग्निटिव यानी कि माइंड से रिलेटेड, कोग्निटिव यानी कि माइंड से रिलेटेड। अफेक्टिव, अफेक्टिव यानी कि हार्ट यानी कि दिल से रिलेटेड। साइकोमोटर यानी कि हैंड, साइको मतलब कि दिमाग, मोटर मतलब हैंड, हैंड और दिमाग दोनों से रिलेटेड, ठीक है, तो साइको मोटर आ गया। तो अगर पूछ ले को, हाँ, ब्लूम था, उसने कितने कितने टाइप की टेक्सोनोमी दी थी, तो आप बोलोगे थ्री टाइप की, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक है, कैप, इसकी अपनी जो ट्रिक है वो है कैप। कोग्निटिव है वो माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। अफेक्टिव है वो अपने इंटरेस्ट से, अपनी एटीट्यूड से, अपने वैल्यू से, अपने रिलेशन से रिलेटेड है। साइकोमोटर है वो अपने मूवमेंट से रिलेटेड है, फिजिकल एक्शन जो अपने हाथ के, पैर के, ये जो एक्शन होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। अब हम जो ये मेन है ना,
मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट की टैक्सोनॉमी है, ध्यान रखना। पेपर में ज़्यादातर ब्लूम है ना, ब्लूम की ज़्यादातर कौन सी टैक्सोनॉमी आती है? कोग्निटिव आती है पेपर में। कौन सी आती है? कोग्निटिव। क्योंकि जो ब्लूम था ना, ब्लूम की कोग्निटिव टैक्सोनॉमी थी, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। क्या हुई थी? ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी कोग्निटिव की। बाकी जो इसने टैक्सोनॉमी दी है वो ज़्यादा फेमस नहीं हुई। इसलिए एग्जाम में अपनी कौन सी आती है? एग्जाम में अपनी आती है कोग्निटिव वाली। ठीक है, एग्जाम में आती है अपनी कोग्निटिव वाली। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी। मैं आपको बताती हूँ ट्रिक। ब्लूम की टैक्सोनॉमी अगर आ जाए कि कोग्निटिव आपको बतानी है, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? इतने सारे अपने ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ठीक है, उसमें बताना है कि कौन सा स्टेप है वो कोग्निटिव में आएगा या कौन सा ब्लूम की में आएगा, ऐसे पूछ लेते हैं। कोग्निटिव में अपना आ जाएगा के केस। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये अपनी ट्रिक है रिमेम्बर करने की। क्यों? क्योंकि ना अपने जो स्टेप्स आ जाते हैं, ये स्टेप्स कौन से हैं, है ना, साथ ही साथ अपना सीक्वेंस आ जाता है कि कोग्निटिव टैक्सोनॉमी है ब्लूम की, उसको आप सीक्वेंस में लगाओ या कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड है। तो के का मतलब हो गया नॉलेज, किसी चीज के बारे में नॉलेज लेना। सी का मतलब कॉम्प्रिहेंशन, किसी चीज को समझना। ए का मतलब अप्लाई, उस चीज को अप्लाई करना। एनालाइज, ए का मतलब कि उस चीज को एनालाइज करना। एस का मतलब सिंथेसाइज, उस चीज को। एनालाइज में क्या था, हमको एक टॉपिक था, उसको छोटे 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 टुकड़ों में बांट रहे थे, है ना, और समझ रहे थे। जैसे ये अपना टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसको हमने 10 से 11 क्लासेस में बांटा है और हम समझ रहे हैं। बाद में हम क्या करेंगे, बाद में 11 12 जितने भी पार्ट्स हैं उनको कंबाइन करके हम रिवाइज करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा। उनको इकट्ठा कर लिया, फिर हम इवेल्युएट करेंगे। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड हमने सीखा है, उसके बाद में हम PYQ लगा के देखेंगे कि हमें कितना का है ना, इवेल्युएट करा खुद को हमने। एक मिनट, मैं चार्जर ऑन कर लूँ, तो बंद होने वाला है। इतनी देर से मैंने काम नहीं किया था। सेकंड। हाँ जी, एक मिनट रुको। हाँ, अब करते हैं, हो गया। जो अपनी ब्लूम की टैक्सोनॉमी है ना, इसमें अपने पास स्टेप कौन से? के केस में हमने क्या किया कि कोई चीज़ के बारे में पहले हम नॉलेज लेते हैं। हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, हमने नॉलेज ली, उसको समझा, समझ के हमने उसको अप्लाई करा। अप्लाई करने के बाद में हम और ज़्यादा डीप समझने के लिए क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में उसको समझाएंगे। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो हमें समझ नहीं आता पूरा पूरा, एक ही क्लास में अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा हमारे। तो उसके हमने 10 से 11 पार्ट रखे है ना, 10 से 11, 11 से 12 पार्ट रखे हैं। अब हम एक एक चीज़ सीख रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। बाद में हम जब रिवाइज करेंगे तब सारा का सारा करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, तो वो क्या हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा। फिर हम टेस्ट देंगे, मॉक देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इवेल्युएशन। तो जो के केस थी ना, के केस, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, अप्लाई, एनालाइज, सिंथेसिस, इवेल्युएट, ये कौन सी टैक्सोनॉमी है? कोग्निटिव टैक्सोनॉमी है। किसकी है? ब्लूम की है। कब दी थी? 1956 में दी थी। ठीक है, रिवाइज कब की गई? 2001 में की गई थी। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए, ये देखो, ब्लूम की टैक्सोनॉमी है ये। रुको, नहीं स्लाइड इसकी डाल दी क्या मैंने? एक मिनट रुको, डाला तो था मैंने इसका पिरामिड, ये रहा। हम्म, ब्लूम की टैक्सोनॉमी ये दी। उसने ऐसे दिया था, एक पिरामिड टाइप से। ठीक है, कि पहले हम नॉलेज लेंगे, फिर हम उसको समझेंगे, फिर उसको अप्लाई करके देखेंगे, एनालाइज करेंगे, लास्ट में सिंथेसिस करके फिर इवेल्युएशन करेंगे। तो जो नीचे के 3 स्टेप होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? लोअर लेवल बोलते हैं, लोअर लेवल। ठीक है, और ऊपर के जो 3 स्टेप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अपर लेवल। क्या बोलते हैं? अपर लेवल। अपर को हम हाईएस्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाईएस्ट। इसको हम लोवेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं कि लोअर लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे? जो स्टार्टिंग के 3 वर्ड हो गए, अपनी जो ट्रिक थी ना, के केस वाली, के केस वाली जो ट्रिक थी, स्टार्टिंग के 3 वर्ड आ जाएंगे लोअर में, और आगे के कौन से किस में आ जाएंगे?
अपने हायर में, ये आ जाएंगे लोअर में, और जो ये वाले हैं ये आ जाएंगे हायर में। ठीक है, याद रखना ये चीजें। ब्लूम की टैक्सोनॉमी का क्या है, केस, के में के सी ए, ये आ जाएगा अपना लोअर में। नॉलेज लेना, उस चीज़ को समझना, अप्लाई करना। ठीक है, ये किस में आ गया, लोअर में, 3 स्टेप। ये आ जाएगा अपर में। अब फिर क्या हुआ, ये 1956 में दी थी ना, है ना। बाद में इसको रिवाइज किया गया, रिवाइज यानी कि इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। वो कब किया गया था, 2001 में। और जो अपनी क्या ट्रिक थी, केस ट्रिक थी, है ना। तो इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, इसको चेंज करके कर दिया गया रूएक। क्या कर दिया गया, थोड़ा सा साइड रखती हूँ मैं, रूएक, थोड़ा सा साइड लिखती हूँ, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा ना। देखिए, ये कर दिया गया रू एक। चल क्यों नहीं था ये, एक सेकंड, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ये। थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है ना, तो ये टैब है वो काम नहीं करती है कभी कभार। 1 सेकंड में हो जाएगा सही। मैं इतने बता देती हूँ कि जो रिवाइज करी ना ब्लूम ने अपनी टेक्सोनोमी को, तो वो इसका नाम कर दिया रूवैक, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें सबसे पहले तो आप देखो, जो ये 3 स्टेप है ना, पहले की तरह ही किस में आ जाएंगे, लोअर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, लोअर में। और आगे के जो 3 स्टेप है वो किस में आ जाएंगे, अपर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, अपर। यहाँ पे क्या था, किसी चीज की नॉलेज को लेना। अब यहाँ पर इसकी जगह नॉलेज का नाम चेंज करके क्या कर दिया, रिमेम्बर, किसी चीज को याद रखना। अब देखो, है तो सेम ही बात, कि नॉलेज देना, किसी चीज को याद करना, रिमेम्बर करना, है ना। नाम नाम चेंज करें, बाकी चीज सेम है। फिर कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, समझना, तो हम उस चीज को समझेंगे, अंडरस्टैंड करना। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। एनालाइज का एनालाइज ही है। लेकिन यहाँ पर सिंथेसिस था ना, उस स्टेप को यहाँ पर कट करके सिंथेसिस की जगह सीधा ही इवेल्युएशन ले आए। इवेल्युएशन लास्ट था ना इसका स्टेप, तो यहाँ पे आ गया इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के बाद में क्या आ जाएगा, क्रिएट करना। मतलब सबसे पहले किसी चीज की नॉलेज को हम लेंगे, लेके उसको याद करेंगे, याद करके अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके एनालाइज करेंगे उसको, फिर उसको इवेल्युएट करके लास्ट में हमारी नॉलेज है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में हमारी नॉलेज क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर अपनी ट्रिक क्या होगी, यहाँ पर अपनी ट्रिक होगी रूएक। तो ये याद रखना। 1 सेकेंड, रू एक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। ये देखिए, इसने कोग्निटिव डोमेन को कब रिवाइज करा, 2001 में। किसी चीज को हम क्या करेंगे, रिमेम्बर, याद करेंगे, फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसको इवेल्युएट करेंगे। लास्ट में क्या हो जाएगी, हमारी नॉलेज है वो क्रिएट हो जाएगी, समथिंग न्यू हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो अपनी ये क्या होगी, ये अपनी होगी कोग्निटिव डोमेन। अब हम थोड़ा देखते हैं, कलर चेंज कर दूँ मैं, ब्लैक ले लेती हूँ। ये तो अपनी रूएक थी, RUAAEC, रूएक। इसमें 3 लोअर के हो गए, 3 अपर के हो गए। ठीक है, ये कब थी, 2001 में। अगर 1956 की हम देखें, 1956 के देखें, तो यहाँ पर क्या था, नॉलेज लेना, है ना। यहाँ पर क्या था, ये केस थी ना इसकी ट्रिक, अपनी नॉलेज को हमने कॉम्प्रीहेंड यानी कि समझा, फिर उसको अप्लाई करा एप्लीकेशन से, है ना। फिर उसको एनालाइज करा, ठीक है, फिर उसको सिंथेसिस यानी कि इकट्ठा करा, और लास्ट में क्या कर दिया, इवेल्युएट कर दिया। देखिए, अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले नॉलेज था ना, इसको रिमेम्बर कर दिया, कॉम्प्रीहेंड को अंडरस्टैंडिंग कर दिया, एप्लीकेशन अप्लाई, ठीक है, एनालाइज एनालाइज, सिंथेसिस को हटा दिया, और इसकी जगह क्या कर दिया, इवेल्युएट कर दिया, और एक स्टेप आगे करके क्रिकेट कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बिल्कुल ईजी है, देखो मैंने आपको इतना अच्छे से समझाया कि आपको भूलना कभी चाहिए ही नहीं, है ना। फिर भी क्या है, 1-2 बार और मैं स्लाइड ले आई हूँ ताकि और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। देखो, किसी नॉलेज को हमने पहले क्या करा, रिमेम्बर करा, देखो रिकॉल करा फैक्ट्स को, क्या फैक्ट्स है, बेसिक कंसेप्ट समझा, डेफिनेशन समझी, किसी चीज़ को रिपीट कर करके सीखा, फिर उसको हमने अभी तो क्या करा, ये मेमोरी लेवल में आ जाएगा। देखो लोअर्स लेवल क्यों बोला गया है इसको,
लोवेस्ट लेवल इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम रट्टा मारे हैं, हम ज़्यादा समझ नहीं रहे। यहाँ पे ये हो गया रिमेंबर मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, वो अपना कौन सा हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। फिर अप्लाई है, अप्लाई में भी अंडरस्टैंडिंग आ गया। फिर एनालाइज इवेल्युएट क्रिएट, ये किस में आ जाएगा, ये रिफ्लेक्टिव लेवल में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, रिफ्लेक्टिव में आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो नीचे के थे अप्लाई वाले, ये सारे पहला तो आ जाएगा रिमेम्बरिंग मेमोरी में, फिर दोनों आ जाएंगे अंडरस्टैंड और अप्लाई करना, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए लोवेस्ट लेवल है। क्योंकि लोवेस्ट, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बच्चे की समझने पर, ज़्यादा चीज़ों पर फोकस नहीं करा जाता। क्रिएट करना, इवेल्युएट करना, एनालाइज करना, यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। तो रिमेंबर में हमने सिर्फ फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट को याद करा। फिर अंडरस्टैंडिंग में हम उस कॉन्सेप्ट को समझे, रिकॉग्नाइज करा हमने। ठीक है, उनको ट्रांसलेट करा, आइडिया कॉन्सेप्ट को समझा। अप्लाई में उस इन्फॉर्मेशन को नई सिचुएशंस में हमने यूज करा, सोल्व करा, दर्शाया, डेमोन्स्ट्रेट करा। एनालाइज में हमने क्या करा, हमने कनेक्शन बनाए आइडियाज के बीच में, एनालाइज कर करके देखा, अगर इसको ऐसे किया तो कैसे क्या होएगा, इसको ऐसे किया तो क्या होएगा, हमने सब क्या कनेक्शन बनाए। बाद में हमने क्या किया, इवेल्युएट में हमने एक स्टैंड, एक डिसीजन लिया। लास्ट में हमारे पास क्या होगी, एक ओरिजिनल वर्क, हमारे पास एक नॉलेज क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये देखो बार बार मैंने ये स्लाइड दी हुई है रुवैक की, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने फैक्ट्स को रिकॉग्नाइज करा, अंडरस्टैंड करा, उसको अप्लाई करा, फिर हमने ब्रेक डाउन इन्फॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट पार्ट, यानी कि हमने इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, फिर उन सबको इकट्ठा करा, कंबाइन कर दिया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करा, पहले हमने इन्फॉर्मेशन को बांटा छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर उसको मैंने जज करा, इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करा, क्या इन्फॉर्मेशन सही है, और सही निकली तो हमने कंबाइन करके उसे नॉलेज बना ली। ठीक है, तो यही है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया कि रिमेम्बर करना है। तो अभी तक अपनी कौन सी हुई है, अपनी हुई है ब्लूम की कोग्निटिव टैक्सोनॉमी, जिसमें हमने 1956 की केस वाली पढ़ी है ना, और 2001 में जो मॉडिफाइड कर दी थी रूवैक, ये पढ़ ली। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लूम था ना, ब्लूम, उसकी सिर्फ कॉग्निटिव ही फेमस हुई थी, ये एग्जाम में आती है, तो मैंने आपको वो करवा दी। अब ब्लूम की कौन सी पढ़ेंगे हम, अब ब्लूम की कोई भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अफेक्टिव पे। अफेक्टिव किसकी ज़्यादा फेमस है, अफेक्टिव फेमस है डेविड क्रॉथोवेल की। किसकी, डेविड क्रॉथोवेल की। ये किसके थे, साइरक्यूज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे ये। ठीक है, इसने क्या 5 लेवल में बांटा है टैक्सोनॉमी को। कौन कौन से 5 लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टराइजेशन, वैल्यूएशन, रिस्पॉन्डिंग, रिसीविंग। ठीक है, ये कहता है कि इंटरनलाइजेशन प्रिंसिपल है ये, फाउंडेशन। ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा, वो यहीं से करवाती हूँ इसे। अफेक्टिव डोमेन ये कहते हैं कि सबसे पहले हम किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, रिसीव करा, उस चीज़ को हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड कर दिया उसका, फिर हम उस चीज़ की वैल्यू करने लग जाते हैं, फिर उस वैल्यू को ऑर्गेनाइज करते हैं, लास्ट में हमारे करेक्टर में बस जाती है वो चीज़ें। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि आप ना मेरे वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपने रिसीव कर ली, उसको रिस्पॉन्स कैसे करा आपने, आपने उसको अभी रिस्पॉन्स आपने सुना उसको। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को सुना, फिर उस आपने सोचा कि अगर ये बोल रही है, निशा बोल रही है, निशा मैम बोल रही है, तो एक काम करता हूँ, मैं एक बार ना इसका वाईटी चैनल सब्सक्राइब करके देखता हूँ, वाईटी चैनल सब्सक्राइब करके देखता हूँ। ठीक है, क्या पता कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को मिल ही जाए, क्या पता इसका पढ़ाया हुआ मेरे को समझ ही आ जाए। तो आपने वैल्यू करी, वैल्यू करके आपने ऑर्गेनाइज क्या करा, आपने ना मेरे वाईटी चैनल पे गए और सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, सब्सक्राइब करके आपने एक दो वीडियो देखी, फिर अब क्या हुआ, अब डेली की डेली आप आते हो, सुबह उठते हो, उठते ही या फिर 3 PM अपना टाइम है ना इसका क्लास का, 3 PM है ना, आप खुद से आ जाते हो, आप वाईटी खोलते हो जल्दी जल्दी, यूट्यूब खोलते हो जल्दी जल्दी, मेरे चैनल पे आते हो और वीडियो देखने लग जाते हो। ये आपके करेक्टर में बस गया अब। ठीक है, आपके करेक्टर में बस गया अब ये चीज़, कि आप इस आपके अंदर ये सब चीज़ें आ चुकी है अब। ठीक है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, रिसीव करी आपने। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करी, फिर आपने उस चीज़ को रिस्पॉन्स करा, सुना उसको।
सुनने के बाद में आपने सोचा चलो ये बोल रही है मैम, या फिर इसका नेट हुआ हुआ है, इसका जेआरएफ हुआ हुआ है, तो अगर अब मैं इसकी बात सुन के देखता हूँ, तो क्या क्या पता वो मेरे लिए सही निकल जाए, है ना? तो इन्फॉर्मेशन आपने दी, फिर उस इन्फॉर्मेशन को आपने क्या करा, रिस्पॉन्ड करा, फिर आपने उस चीज़ को वैल्यू दे दी। वाईटी चैनल है, उस पर आप गए, आपने देखा उस चीज़ को, आपने सब्सक्राइब कर लिया, उसकी वीडियोस देखी, ऑर्गेनाइज कर लिया उसको। अब रोज रोज आके अपने आप से ही 3 PM है ना, आप क्लास खोल के बैठ जाते हो, लाइव आ जाते हो, आपको बुलाना नहीं पड़ता, आपको बोलना नहीं पड़ता बार बार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आप खुद से कमेंट कर देते हो, खुद से लाइव आ जाते हो, खुद से देखने लग जाते हो, तो आपके करेक्टर में बस ये है ये। तो ये अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। तो ये इसमें बोला है कि ये क्या करती है, ये टैक्सोनॉमी है ना, स्टूडेंट की वैल्यूज को, इंटरेस्ट को, एप्लीकेशन, इन सबको क्या करती है, चेंज करती है। इससे एबिलिटी ऑफ ए लर्नर की, बच्चों की सुनने की, रिएक्ट करने की जो क्षमता है वो इफेक्ट होती है। ये रिसीव में मतलब सबसे पहले अटेंशन देते हैं हम, रिस्पॉन्ड में मतलब उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि एक्टिवली आपने सुना था, है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो डिस्कशन के अंदर। वैल्यू यानी कि फिर एक्सेप्टेंस दिखाते हो, जैसे कि आपने वाईटी चैनल है उसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए आपने एक्सेप्टेंस दिखाई। ऑर्गेनाइज करा यानी कि इन्वॉल्व हो गया आप रीअरेंजिंग के लिए, वैल्यू सिस्टम इंटीग्रेट कर दी, नई वैल्यू आपने वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो नई वैल्यू आपके पास मिल गई, नई नॉलेज आपको मिलने लगी, ठीक है, आप इसमें इन्वॉल्व हो गए। करेक्टराइजेशन मतलब अब अपनी लाइफ का आपकी लाइफ का ना ये एक पार्ट बन चुका है, आपकी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। अब इसमें अफेक्टिव डोमेन किसकी है, क्रैथोवोल की है, किसकी, क्रैथोवोल की। एक सेकेंड, क्रैथोवोल, क्रैथोवोल, ठीक है, क्रैथोवोल की है। इसकी ट्रिक क्या होगी, आर आर वोक, क्या होगी, आर आर वोक, यानी कि आर रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वी का वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन, ठीक है। और इस एज यूजुअल जैसे कि ये 3 स्टेप होते थे वो कौन से होते हैं, ये अपने होते हैं रिसीव करना और रिस्पॉन्ड करना, ये आ जाएंगे आपके मेमोरी लेवल में, ठीक है। और ये जो वैल्यू करना अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, और करेक्टराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल में, ठीक है। और नीचे के 3 स्टेप है वो लोअर में आ जाएंगे, और ऊपर के हैं वो आपके आ जाएंगे हायर में, ठीक है। तो ऐसे ही क्रैथोवोल की होगी आर आर वो। तो इसको आप कैसे याद करोगे, आपको वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया, ट्रिक भी बता दी कि आर आर वॉक से आप इसको याद कर लेना, ठीक है। अब हम एक और पढ़ लेते हैं। ये देखो क्रैथोवोल का दिया हुआ कि अफेक्टिव डोमेन क्या है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको दी हुई है मैंने, तो आप इनको पढ़ सकते हो, वैसे मैंने आपको अच्छे से समझाई दिया ये। अब आती है डेव की। डेव की कौन सी, साइकोमोटर, हमारी कितनी थी, 3 तरह की थी हमारी टैक्सोनॉमी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव हमने पढ़ी ब्लूम की, अफेक्टिव हमने पढ़ी क्रैथोवोल की, डेविड क्रैथोवोल की, और साइकोमोटर किसकी पढ़ेंगे हम, रविंद्र एच डेव की, इसकी फेमस है, ठीक है। डेव की टैक्सोनॉमी है, उसने भी 5 लेवल बताए हैं, इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल से उसे बताती हूँ। ये देखो, ये जो दिया है ना डेव ने साइकोमोटर डोमेन का, इससे बताती हूँ। सबसे पहले हम किसी चीज़ से इमिटेट करते हैं, किसी चीज़ को कॉपी करते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं, फिर प्रिसाइज उसमें हम अच्छे होने लग जाते हैं, आर्टिकुलेट उसको सीख के नेचुरलाइजेशन हो जाता है। इसकी ट्रिक देखो पहले, आई एम पान, क्या है, आई एम पान, ये इसकी ट्रिक है। अब देखिए, इमिटेशन का मतलब कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, कॉपी करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, कॉपी करना। जैसे कि कार चलाना, कार चलाने की आप ना पहले आपके सामने आपके कोई मॉम डैड कोई ना कार चला रहे थे, तो आपने उसको, बच्चे ने उसको सीखा, कॉपी करा, ऑब्जर्व करा, ठीक है, कि कार कैसे चलाते हैं, उसने देखा, ऑब्जर्व कर लिया। फिर मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन में क्या होता है, परफॉर्मिंग ए स्किल विद गाइडेंस फ्रॉम इंस्ट्रक्शन। पहले आपने क्या करा, वो जो कार चलाना सीखे वाले होते हैं मान लो, तो उसे उसको आपने देखा, ऑब्जर्व करा कि कार कैसे चलाते हैं। मैनिपुलेशन में आपने थोड़ा थोड़ा ना उनकी गाइडेंस में ना चलाना सीखा, जैसे वो बीच में बोलता है कि तू पकड़ के देख इसको, स्टेयरिंग को, है ना, स्टेयरिंग को पकड़ के देख, ये ब्रेक होता है, उसको ब्रेक दबा के देख, रेस बढ़ा के देख, ऐसे उसकी गाइडेंस में, उसके इंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, परफॉर्म करना स्टार्ट करा। प्रिसाइजन, प्रिसाइजन में क्या होगा, परफॉर्मिंग एक स्किल विद एक्यूरेसी, प्रोपोर्शन एंड एग्जैक्टनेस विदाउट द ओरिजिनल सोर्स।
अब ये कहता है प्रिसाइज़, प्रिसाइज़ का मतलब देखो साफ ही पता चल रहा है देखने में कि हम क्या करेंगे, हम ना उस स्किल को, उस काम को एकदम एक्यूरेसी के साथ में, शुद्धता के साथ में, उसी प्रोपोर्शन में, उसी एग्ज़ैक्टनेस के साथ में ना, उसी ओरिजिनल वैल्यू में सीख जाएँगे, यानी कि अच्छी तरह सीख जाएँगे यहाँ पर हम, ठीक है? बिना कोई किसी की देखभाल किए। अब वो कार चलाने वाला सीखे, जो अंकल थे मान लो, उसका नाम रख देती हूँ, ऐसे मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, ठीक है, बताने में आपको। जैसे ए बंदा है या फिर मान लो मोहन है, मोहन से आपने कार चलाना सीखा। तो मोहन कार चला रहा था, सबसे पहले आपने उसको इमिटेट करा, आपने देखा, ठीक है, कॉपी करा, मैनिपुलेट यानी कि मोहन की इंस्ट्रक्शन में आपने थोड़ी-थोड़ी काम कार चलानी सीखी। प्रिसाइज़ अब आप ना मोहन के बिना अच्छी कार चला लेते हो, एक्यूरेसी के साथ में, उसी एग्ज़ैक्टनेस के साथ में, उसी प्रोपोर्शन में, जितनी रेस बताई है उसी रेस में, ठीक है। फिर आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब कि फॉलोइंग द पैटर्न बिहेवियर आफ्टर समवन एल्स। अब आपने कार चलाना तो सीख लिया था अच्छे से, अब ना आप उसी के बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहे हो। वो क्या करता था, वो जैसे ही कोई कार या ट्रक या एकदम पास आता था ना, हॉर्न बजाने लग जाता था। तो आपने क्या किया, उसके पैटर्न को फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उसके पैटर्न को फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया, देखो बिहेवियर को, ठीक है। फिर नेचुरलाइज़ेशन में क्या होगा, ऑटोमेटिक मास्टरी ऑफ स्किल एंड हाई स्ट्रैटेजिक लेवल। अब क्या होगा, अब आप ना कार चलाने में इतने माहिर हो जाओगे ना कि हाईएस्ट स्ट्रैटेजी लेवल हो जाएगा। अब आपके पास बढ़िया-बढ़िया स्ट्रैटेजी होएगी। जैसे ही कोई ट्रक वाला आए ना, तो क्या करो आप थोड़ा स्लो करके गाड़ी को निकाल लो, ना कि हॉर्न बजाओ। आप मास्टरी कर चुके हो। अब आप कार के एक्सपर्ट बन चुके हो चलाने वाले। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कार कैसे चलाते हैं। ठीक है? तो ये सिंपलेस्ट डोमेन है कि हम कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। तो ये अपनी डेव की टैक्सोनॉमी है। किसी सबसे पहले हम इमिटेट करते हैं, इनकी कॉपी करते हैं, हम सीखते हैं, जैसे कार चलाना हम सीख रहे थे, किससे? मोहन से सीख रहे थे। अब नाम लेने के बाद में ना सही से बताया जा रहा है। अदरवाइज़ मैं कहती कार चलाना सीखे वाला अंकल, कार चलाना सीखे वाला अंकल, तो बोलते-बोलते क्या होता है कई बार कार चलाने वाला सीखे अंकल ऐसे बोला जाता है। तो ध्यान नहीं देते, इतना लंबा-लंबा नाम, छोटा नाम लो मोहन तो ईज़िली बोला जाता है ना? देखो इमीडिएट करा, मोहन से सीखा, फिर हमने थोड़ा-थोड़ा उसकी गाइडेंस में चलाई, फिर मेरे को अच्छे से चलानी आ गई, प्रिसाइज़ हो गया। आर्टिकुलेशन मतलब उसका बिहेवियर भी मैं अडॉप्ट करने लगी। नेचुरलाइज़ेशन अब मैं एक्सपर्ट बन चुकी हूँ, अब मेरे को कोई नहीं बता सकता, मैं खुद की स्ट्रैटेजी बना सकती हूँ। ठीक है? तो ये अपना हो गया कौन-सी? डेव की साइकोमोटर डोमेन की टैक्सोनॉमी। ठीक है? अब हम थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद में जो बाकी की टैक्सोनॉमी है ना, किसी और दिन करेंगे। आज काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। और मेरी तबीयत तो मैं जैसा कि आपको 2 दिन से बोल रही हूँ, सही नहीं है बिल्कुल भी। बोलने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। कोई बात नहीं, बहुत टाइम है अपने पास, तो मैं आराम से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें रही है वो मैं आपको अच्छे से करवाई दूँगी। एक बार थोड़ी-सी सही भी हो जाऊँ मैं, तो वो एक ही वीडियो में फिर सारा का सारा करवा दूँगी। थोड़ा बहुत ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा, अब थोड़ी-सी अपनी थ्योरीज़ बची है वो कर लेंगे हम कल-परसों में 1-2 दिन में पूरी। ये मैंने आपको क्या करवाया पहले मैं आपको वो बताती हूँ। आज क्या-क्या हमने किया है। आज हमने किया है टीचिंग की थ्योरी से रिलेटेड, है ना? पहला हमने क्या किया? पहला हमने किया कंस्ट्रक्टिविज़्म का, ठीक है? कंस्ट्रक्टिविज़्म क्या होता है, क्या नहीं होता वो हमने पढ़ा। फिर हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी, ये देखिए नेम्स वगैरह, ये पढ़ लिया। उसके बाद में हमने क्या करा, इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ी, जो किसने दी थी? सोल्वे मेयर ने दी थी, है ना? और इस टर्म को पॉपुलराइज़ किसने किया था? डॉक्टर डैनियल ने किया था, ठीक है? नेशन ये सब चीज़ें हमने देखी। इसके 5 पॉइंट्स कौन-से होते हैं? देखिए मैंने बताया था ना 1990 में किसने की थी? सोल्वे मेयर ने, और 95 में दी थी। और इसको डॉक्टर जो डैनियल था उसने क्या किया? फ़ेमस करा। कब? 1995। ये आपको फुम मॉडल भी करवाया था, PUUM वाला 1997, ठीक है? इसके बाद में मैंने आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी करवाई। कौन-कौन सी? अपने 3 टाइप की टैक्सोनॉमी होती है, कैप कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कोग्निटिव माइंड से रिलेटेड, अफेक्टिव हार्ट से रिलेटेड, साइकोमोटर हैंड स्किल से रिलेटेड और माइंड से।
है ना। कोगनेटिव की मैंने क्या करवाई आपको, ब्लूम की करवाई। एक मिनट इंक चेंज कर लेती हूँ। ब्लूम की करवाई। ब्लूम की में मैंने आपको क्या बताया था, के केस अपनी एक ट्रिक है जिसमें फर्स्ट के 3 स्टेप होते हैं लोअर के और आगे के कौन से होते हैं, हायर के। ब्लूम की करवा दी। ब्लूम की पहले को इसने दी थी 1956 में, 1956 में दी। बाद में इसको रिवाइज करके इसने क्या बना दिया, के से रुवैक बना दिया। ठीक है, ये कब दी थी इसने, 2001 में दी थी। फिर हमने क्या करा, ब्लूम की होने बाद में हमने पढ़ी कोग्निटिव टैक्सोनॉमी। कोग्निटिव किसने दी थी, डेविड क्रैथवोल ने दी थी। कौन सी, डेविड क्रैथवोल। देखो डेविड क्रैथवोल, है ना। इसने क्या दिया था, इसने दिया था अपनी आर वोक। क्या दी थी, आर वोक। ठीक है, आर वोक दी, जिसमें रिसीव करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, वैल्यू, ऑर्गेनाइज, करेक्टरिस्टिक। फिर हमने पढ़ा डेव की साइकोमोटर। डेव की साइकोमोटर जिसमें क्या था, आई एम पान। ये इसने दिया था, इमिडिएट करना, मैनिपुलेट, प्रिसाइज, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो ये अपनी होगी थी डेव की। ये देखिए डेव की टैक्सोनॉमी। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे हम फिर बाद में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो, डाउट सेशन में मैं आपको क्लियर करूँगी। कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो वो आप मेरे को बोल सकते हो लाने के लिए। ठीक है, और अभी अपने टीचिंग एप्टीट्यूड है उसकी कॉन्सेप्ट की 11-12 क्लासेस हो चुकी है ना, तो वो जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। लाइव भी लिया मैंने और वीडियो रिकॉर्डिंग भी डाली है। साथ ही साथ में अपने PYQ के 2023 के जो सीरीज़ चल रही है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, है ना, तो इसको भी आप देख सकते हो। इसमें भी अपने 9-10 पार्ट हो चुके हैं, है ना, वो कर लेना। साथ ही साथ आपको मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जब अब की बार अपने दिसंबर 2023 के जो हुए हैं एग्ज़ाम, दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम हुए हैं, इनके जो PYQ है ना, दिसंबर 2023 के PYQ है, ये सबसे पहले YT पर मैं आपको करवाऊँगी। क्यों, अभी मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, काफ़ी 2-3 दिन हो गए, मेरे ज़्यादा कोल्ड का फॉर्क है, एनर्जी नहीं है। अभी टाइप करना कुछ मेरा शेड्यूल है वो बिजी चल रहा है क्योंकि मैं रिसर्च पेपर वगैरह लिख रही हूँ, इतना काम कर रही हूँ, साथ में स्लाइड भी बनानी पड़ती है। तो 3-4 दिन के अंदर या हो सकता है अगले हफ्ते तक मैं आपको 2023 के दिसंबर के PYQ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में मेरे इस यूट्यूब चैनल JRF निशा इनसाइट्स पर करवाऊंगी। ठीक है, और अभी तक किसी ने नहीं करवाया ना, अभी कोई 1-2 मंथ तक यूट्यूब पे करवाएगा। यूट्यूब पे सारे तब करवाते हैं जब अपने एग्ज़ाम होने वाले होते हैं ना, 4-5 दिन पहले, तो मैं आपको पहले ही करवा दूँगी सारे। ठीक है, तो मेरे से जुड़े रहिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल 3 PM। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।